सॉरी, देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच और हमारी बातचीत बीच में टूट गई। मैं जिस संदर्भ में बातें कर रहा था, तो एक पूरा का पूरा मसला विजिबिलिटी इनविजिबिलिटी का भी है। जो इनविजिबल थे आज तक हमारे विमर्श में, माइग्रेंट वर्कफोर्स, हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे कि सुबह एक ठेले वाला आकर के सब्जी पहुंचा जाएगा, काम वाली बाई आएंगी, एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, अलग अलग सिक्योरिटी अपार्टमेंट्स में जो लोग जिंदगी बसर करते हैं। अचानक जब ये सब कुछ बदला 24 मार्च से, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमने उन हाशिए के समूहों के दृष्टिकोण से कोई भी निर्णय नहीं लिया। मैं आपको छोटा उदाहरण दूं, हाल के दिनों में कई माइग्रेंट वर्कफोर्स जो दिल्ली में फंसे पड़े हैं, दिल्ली सरकार या आश्रय अधिकार अभियान की मदद से हम लोगों ने अपने दल की ओर से ड्राई राशन मुहैया करने की कोशिश की, लेकिन वो एक सीमा के बाद मुश्किल भी होता गया। तो फूड पैकेट्स या फूड जहां अवेलेबल है वहां तक पहुंचाना, लोगों ने कहा कि सर एक ही चीज बार बार खा रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा, कभी कभी तल्ख हम हो जाते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम लॉकडाउन के बावजूद कम से कम बेसिक मिनिमम अपनी चॉइस को एक्सरसाइज कर रहे हैं। These are the people who are actually living with choicelessness, जो बड़े शहरों में अभी भी फंसे पड़े हैं। इनमें से कईयों के साथ दुर्व्यवहार भी हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली कल तक जो आपकी जिंदगी, आपकी इकोनॉमी के लिए जिनका अन्योनाश्रय संबंध था, आपको अचानक वो ही लोग कोरोना कैरियर लगने लगे। वो भी क्यों नहीं? 10 बाई 10 के कमरे में रह करके कौन सा सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस होगा? 10 बाई 10 के कमरे में 4 लोग, 5 लोग रह रहे हैं, और ये लोग अपराधी नहीं है, दे आर नॉट क्रिमिनल्स। ये ऑर्डिनरी हार्ड मांस के, हमारी तरह, आपकी तरह के इंसान एक ऐसे पायदान पे हैं जहां शायद मायने नहीं रखते हैं नीति निर्धारकों के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए। लेकिन मेरा मानना है अभी भी कि जो संकेत भी आ रहे हैं, अगर ये माइग्रेंट वर्कफोर्स के बीच का सेंस ऑफ एलिनेशन रहा जो अभी है, स्थितियां हमसे नहीं संभलेंगी, क्योंकि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन के भी केसेस आ रहे हैं। जो लोग पहुंच करके गांव पहुंच गए, मनरेगा का काम सस्पेंडेड। तो अगर आप देखें तो रूमर, प्रेजुडिस, मनी लैंडिंग का काम आ गया, बीच में पैसे नहीं है, अगर गांव पहुंचे हैं मनी लैंडर, या शहरों में भी। तो कुल मिलाकर के पैंडेमिक से हम निकलेंगे, लेकिन ये पैंडेमिक कई सारी और महामारियों को जन्म दे रही है। तो जो मैंने कहा, मैं फिर से उसको दूसरे स्तर पर दोहराता हूं, हमारे अंदर के कितने सारे ऐसे इंस्टिंक्ट सभ्य समाज के जो लोग नहीं जानते थे, आज वो सतह पे आ गए। आज उसका प्रस्फुटीकरण, उसका एक्सप्रेशन ऐसे लफ्जों के साथ होता है। अचानक मैंने कहा ना कि हाइजीन को लेकर के, सैनिटेशन को लेकर के जो नजरिया बदला, वो उस नजरिए से आपत्ति नहीं है, लेकिन उस नजरिए को उस वर्ग पे चिपकाने की कोशिश जो 10 बाई 10 के कमरे में 5-6 लोग रहते हैं और कोई विकल्प नहीं है, चॉइस से नहीं रहते हैं, तो बदलना हमें भी होगा। बदलना पॉलिसी मेकर्स को होगा, बदलना स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा, बदलनी होगी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का जो एक नजरिया अभी तक रहा। बहुत सारे, शायद मेरा मानना है कि एक बार जब हम इससे निकलें, चूंकि अगले कुछ क्षण में, चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगले कुछ क्षणों में जो सवाल पहले से थे उसको मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक आखिरी टिप्पणी करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि मीडिया के भी एक वर्ग ने बहुत मदद नहीं की, क्योंकि मीडिया एक ऐसा स्पेस है जहां अगर आप इस लाखों की जो संख्या थी जो दिल्ली की सड़कों पे थे, गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पे थे, वो क्रिमिनल की तरह ट्रीट किए गए। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, वो अपने साइकोलॉजिकल होम को चेज कर रहे थे, उनके पास यहां कुछ नहीं बचा था। उस मनोवैज्ञानिक स्पेस में पहुंचना चाह रहे थे जहां वो चाह रहे थे कि, सोच रहे थे कि अगर विनाश भी होगा तो मैं अपने, क्या ये हमारी अवधारणा नहीं होती? जब हम संकट में होते हैं, क्या हम नहीं चाहते अपने के बीच में हो? हम हो सकते हैं। लोग हवाई जहाज से लाए गए,
इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि कई जगह तो मान लीजिए लोगों ने कहा स्प्रे किया, कहा उनकी बेहतरी के लिए किया। क्या हम में से किसी के ऊपर ऐसा स्प्रे छिड़का जाएगा कभी विदाउट आवर कंसेंट? नो। तो एक इस पूरे विमर्श को बदलते हुए मैं मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि बहुत हो गया। आप जब इन छवियों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं जैसे वो समाज के लिए, देश के लिए खतरा है। मैं जानता हूं कोविड की जो क्राइसिस है उसमें बहुत विकल्प हमारे पास नहीं था, लेकिन अभी भी मैं कहता हूं अगर हमने 2 दिन पहले कुशन देते हुए कोशिश की होती तो शायद ये छवियां नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, अगर इतने सारे लाखों लोगों का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं था तो अलग अलग राज्यों में जहां लॉकडाउन किया जा रहा था, मैं समझता हूं कि वहां आप कम से कम, जिसको आप कहते हैं सोशल डिस्टेंस, मैं कहता हूं फिजिकल डिस्टेंस विद सोशल सॉलिडारिटी, वो करने की कोशिश की जा सकती थी। टेम्पररी वो जो ह्यूज टेंट्स बनाए जा सकते थे उसमें डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सकता था, और सबसे बड़ी बात, एक भरोसा दिलाया जा सकता था, यू बिलोंग टू अस, आप मेरे हो। कल को जब स्थितियां सामान्य होंगी, जो कुछ हमने किया 5 किलो अनाज, ये वो, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि सोशल सिक्योरिटी ब्रैकेट को बढ़ाना होगा, और वो ब्रैकेट जो बढ़ा करके पिरामिड का जो सबसे निचला हिस्सा है, मेरे एक साथी ने अभी कहा कमेंट्स में, मैं देख रहा हूं, मैं नहीं मानता हूं कि बिना सोचे समझे यह निर्णय था। ये बहुत अच्छा निर्णय था लॉकडाउन का, लेकिन ये निर्णय और बेहतर होता अगर 2 दिन का क्वेश्चन 48 घंटे पहले हो सकता था। कई राज्यों में पहले से कोशिश हो रही थी, केंद्र के स्तर पर भी होता, क्योंकि उसकी वजह से जो अफरा तफरी मची, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि जब व्यक्ति संकट में होता है, अनिश्चितता होती है, आगे अंधकार दिखता है, तो उससे पहली चीज जो आकर्षित करती है, घर, चाहे वो मड़ैया हो, झोपड़ी हो, टाट हो या सीमेंटेड स्ट्रक्चर हो। और शायद इसलिए हजारों लोग रेल की पटरी पर चल करके गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश की। मैं यहां पर इस बात को कह करके सिर्फ इतना कहूंगा कि आगे संभावना और डर मुझे ज्यादा है, क्योंकि कई सारे छोटे मोटे सेक्टर्स इकोनॉमी की पहले से भी परेशान हाल थे, अब वो खत्म होने के कगार पे। अगर उनमें हमने एक्सटर्नली इन्फ्यूज नहीं डाला एक लॉन्ग टर्म कवर के साथ 2 साल 3 साल, तो मेरा मानना है कि मुश्किल होगी। एमएसएमई सेक्टर, स्मॉल जो गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, एंसिलियरीज जो उनके हैं, और इन सब को आज सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं समझता हूं बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस कैन सर्वाइव, दे कैन विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ दिस पैंडेमिक, लेकिन ये जो बड़ा वर्ग है और संगठित क्षेत्र, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। डिमोनेटाइजेशन से शुरुआत हुई थी इनके कमजोर होने की, अब थोड़ी प्रवृत्ति मुझे जो हमने देखा आसपास के आंकड़ों में कि 2.5-3 महीने से थोड़ी बेहतरी हो रही थी। मेरा मानना है कि इस पेंडेमिक के बाद इसका जो पूरा का पूरा व्यूह जैसे निकला, उसमें ये दिक्कतें बढ़ने जा रही हैं। दुनिया, समाज बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा, खास करके इन वर्गों के लिए, अनलेस वी मेक अ फंडामेंटल शिफ्ट। जो मैंने कहा कि पिरामिड का बेस है ये माइग्रेंट वर्कफोर्स, इस बेस को हम मजबूत करें, इनसे जो लेबर इंटेंसिव चीजें हो सकती हैं उसको फिर से। और एक चीज जो सबने सीखा, सबने जाना इस प्रोसेस में, 90 के दशक से हमने शिक्षा और स्वास्थ्य से अपने को लगभग विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। बाजार बहुत बलवती हो रहा था। इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को एक ज्ञान दिया, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का विकल्प अभी भी प्राइवेट हैंड्स में नहीं है। और जितना ही हमारा निवेश होगा उसमें, उतने ही जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उस पर हम आगे जाएंगे और शायद बेहतर समाज दे पाए। तो माइग्रेंट वर्कफोर्स के बारे में कुछ सवाल जो मेरे पास आए थे, उसमें से एक सवाल था, द गवर्नमेंट इज फ्रेमिंग रिलीफ पॉलिसीज फॉर माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग द कोविड-19, हाउ मच दीज पॉलिसीज आर हेल्पफुल। श्रुति जी ने यह सवाल किया था। हमारा मानना है कि अभी तक इसका कोई ब्लूप्रिंट हमने नहीं देखा, एक्सेप्ट
जो एक फूड सिक्योरिटी के हिसाब से चीजें गई हैं, 5 किलो ये, 10 किलो वो, 500 रुपये जनधन, मुझे लगता है उससे बेहतर करने की जरूरत होगी, क्योंकि माइग्रेंट वर्कफोर्स को आप जीडीपी के आंकड़ों के साथ देखिए। इस ह्यूज वर्कफोर्स का कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस जीडीपी में जो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट है उसका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, डेवलपमेंट इंडाइसिस में जो भी चीजें हैं उसमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या है आप देख लें। अगर इस माइग्रेंट वर्कफोर्स को पूरी तरह से थोड़ी देर के लिए हम कल्पना मात्र से हटा दें तो हमारे शहरों की लंबी बिल्डिंग जहां से मैं बैठकर आपसे बात कर रहा हूं वो वैसा ही नहीं होगा, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आकलन करने वाले लोग अक्सर इनके बारे में एक रवैया टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि अभी जब हम कर रहे हैं रिलीफ की बात, तो रिलीफ सोशल सिक्योरिटी के इस केस में कम से कम 3 महीनों के लिए मैं समझता हूं देने की जरूरत है। बाकी चीजें, अदर थिंग्स कैन वेट, लेकिन अगर ये पूरा का पूरा सेक्टर इसको अगर नुकसान हुआ, और जिसकी संभावना मुझे है, क्योंकि इनको एम्प्लॉय करने वाले जो हैं ज़्यादातर लघु मध्यम उद्योग हैं, असंगठित क्षेत्र है, उसमें खुद ही कोहराम मचा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि दिस हैज टू मूव बियॉन्ड रिलीफ और एक रिहैबिलिटेशन की शक्ल इसे लेनी होगी। श्रुति जी, दूसरा सवाल है अविनाश जी का, इंडिया हैज नियरली 45 मिलियन इकोनॉमिक माइग्रेंट्स विद ओवर 40, इट्स मोर देन दैट, इट्स 40% being illiterate and already working low paying jobs. Lockdown has left them hopeless. I agree. Is the nation going to face shift to agriculture and land based economy? I think that's a good suggestion, but you cannot undo whatever we have. It is important to have what you have said in the last part of your question, new dynamics in the workforce. We have to jettison some of our economic priorities which have dominated our discourse since 1990s. Privatization came to us as an idea that there is no alternative to it, we have to go for it. This pandemic has shown that there could be alternative. There could be alternative whereby we very strongly believe that at least we shall not be making 5 islands of prosperity in a vast ocean of poverty. It shall equalize. तो ये मेरा दूसरा मानना था। The position of women in the migrant workforce is worse. How is the lockdown going to change the gender parity? यश साहब ने ये सवाल पूछा है। देखिए, मैंने अपने संदर्भ में पहले भी कहा था, ज्यादातर जो विमेन हैं वो वेज लेबरर के रूप में एग्रीकल्चर में हैं, या मनरेगा वर्कर के रूप में हैं, या अगर शहर आती हैं तो मेड के रूप में हैं। और जो मैं देख रहा हूँ रिवर्स, जो जिसको हम कहते हैं सर्कुलर माइग्रेशन, माइट स्टॉप और अभी माइट नॉट स्टॉप, और फिर मेल अगर ज़्यादा आ रहे हैं वापस अगर सिटीज़ में आते हैं, वंस दिस सेटल्स डाउन, तो मुझको लगता है एक तो वेज पे इसका असर पड़ेगा। I'm afraid that probably the supply side shall be more than the demand, number 1. Number 2, विमेन के केस में सेक्सुअल एब्यूजेस की संभावना, कई लोग बता रहे हैं 12 घंटे प्रतिदिन का काम अगर शुरू हो गया तो आप समझिए कि हम लोगों ने जो कुछ भी हासिल की थी लेबर फ्रंट पे एक प्रोग्रेसिव आइडियाज के साथ, वो सब चीजें क्वारंटाइन सेंटर में जो खबरें आई हैं विथ विमेन ऑफ एब्यूज, वो भी चिंताजनक है। और मुझको लगता है कि अगर एक बार विमेन gets marginalized further in this, तो मेरा ये भी मानना है कि रेमिटेंसेस ड्राई अप होंगे, एंड विथ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जहाँ तक न्यूट्रिशन का मामला और स्वास्थ्य का ओवरऑल मामला है, इसकी सबसे बड़ी मार महिलाओं पे पड़ेगी। तो मैं यश आपकी चिंता साझा करता हूँ, लेकिन ये सामूहिक विचार से ही कुछ निकले तो बेहतर होगा। As we have seen, so that at the time of lockdown, there was some miscommunication with the workers and they collected in borders of Delhi to reach villages. What was the real issue and who is responsible? Communication was the real issue. Anjali, जो आप कह रही हैं, I think our leaders communicated to us, largely to us who have a secured home, a secured job. Either we are studying in college, living in hostels, or in different, or
shopkeepers. I mean, there was practically no meaningful communication with this huge migrant workforce. I don't think anybody even thought through that how shall it be. They also watch television. WhatsApp पे सबके पास मैसेज जा रहा है. जो मैसेज हमारे पास आता है 21 दिन के लॉकडाउन का, उस मैसेज में 2 मैसेज और जुड़ते हैं इनके पास जाने से पहले. उसमें जुड़ता है कल से नौकरी नहीं, खाने की कोई. अनलाइक प्लीज हम सबको ये समझना होगा, हम सब अपना राशन 15 दिन 1 महीना के लिए लेके रखते हैं. मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, कमोबेश ये कॉमन एक पैराडाइम है. लेकिन यहां एक बहुत बड़ा वर्ग है जो 200 मिलीलीटर तेल खरीदता है प्रतिदिन, आधा किलो चावल, आधा किलो आटा, पाव भर दाल. ये बमुश्किल 1 दिन की तैयारी होती है. तो मेरा मानना है जो आपने सच कहा, देयर वॉज एक्चुअली नो कम्युनिकेशन. नोबडी टू ब्लेम. वी आर फाइटिंग अ वायरस, वी आर फाइटिंग अ पेंडेमिक जिसका कोई वैक्सीन नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है. लेकिन अब जब हम इसके मध्य हैं, कम से कम आगे के लिए हमें सोचना होगा. जो मैंने पहले भी कहा, whatever policies we decide, whatever decisions we should take, we should not only engage with the top of the ladder. Rather, we should go first to the bottom of the ladder. Find out, engage, develop parameters. क्या क्या चीजें हैं जो ये डिसीजन अभी अगर 8 बजे रात को लिया जा रहा है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, वो हमने नहीं किया. और मैं समझता हूं कि सिर्फ सरकारों को ब्लेम करने से भी नहीं होगा. हम में से लार्जर लोग जो अपोजिशन में भी हैं, वी डिड नॉट ऑल्सो एंटिसिपेट. सो दैट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस. अगर आप लोग जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आपकी चिंता सार्वभौमिक होनी चाहिए, समग्र होनी चाहिए. और उस चिंता के प्रस्फुटीकरण में, उस चिंता को एक्सप्रेस करने में हम थोड़े से, मैं कहूंगा कि कमजोर, शॉर्ट साइटेड साबित हुए हैं. आर द माइग्रेंट वर्कर्स, फातिमा कहती है, आर द माइग्रेंट वर्कर्स गेटिंग द राशन और हेल्प टू सर्वाइव? हैव द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्प टू दोज माइग्रेंट्स? लुक, विदाउट गेटिंग इनटू एनीथिंग, all the state governments, central governments are trying to do their level best. But you know, if you do not prepare in advance and suddenly when you have a tsunami kind of situation, tokenism doesn't help. It's tokenism. मैंने शुरू में भी आपके प्रश्न के तभी जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैं कह रहा था तो मेरे संदर्भ में ये बात थी. कई जगह मैं अपना उदाहरण दूं, ड्राई राशन लोग चाहते हैं, दुकानों में अब अवेलेबल नहीं है, सप्लाई चेन टूटा है, जिसकी चिंता शायद हम लोगों ने नहीं की. तो अब अगर आप मील मिल रहा है, कई जगह पर खाना मिल रहा है, मैं जहां रहता हूं ठीक सामने एक स्कूल है, मैं देखता हूं कि लोग दे डोंट विश टू टेक, यानी खिचड़ी खाते खाते थक गए. तो मेरा मानना है कि स्टेट की मशीनरी को इसके आकलन में दिक्कत हुई और उसके नतीजे में यह हुआ कि जैसा मैंने कहा था कि अगर हमारी संस्थाओं में यह बात आ जाए कि वेज का मतलब सिर्फ खाना है, तो कुछ नहीं कह सकते हम. ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आया. वेज मीन्स फूड ओनली. नो, अगर हमारी सोच में इस बड़े वर्ग समूह के लिए इस तरह की बात होगी तो हम विकल्प भी नहीं ढूंढ पाएंगे. एक सवाल शशांक जी की तरफ से, व्हाई दीज वर्कर्स आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स एंड दे हैव बीन बीटन अप बाय द पुलिस ऑफिशियल्स एंड देयर लाइव्स हैव बिकम पैथेटिक. शशांक जी, हाँ, सेकंड पार्ट से, व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द माइग्रेंट वर्कफोर्स. शशांक जी, एक बात मैं साफ तौर पे कहूं, फिर मैं दोबारा इसको बात को दोहराता हूं. हमारे पूरे समाज को शायद नहीं पता था कि हमारे अंदर इतनी वितृष्णा, इतना द्वेष, इतनी घृणा सतह के अंदर थी, सबटेरेनियन लेवल पे. इस पैंडेमिक ने हमें नंगा करके रख दिया. आप देखिए किस तरह की जुबान बोली जाती है. वेंडर से उसका नाम पता पूछा जाता है, मजहब पूछा जाता है, जाति पूछी जाती है.
कई जगह मैं ये भी कहूं कि कई जगह एक कोऑपरेशन की भावना भी है, लेकिन लार्जली एक समाज के रूप में। और ये किसी किसी संस्था को ब्लेम नहीं करना है, सरकार को ब्लेम करने की बात नहीं बनेगी। हम चुनते हैं, आप चुनते हैं। हमारे अंदर हाशिए के समूहों को लेकर के जो हमारी सोच है, जो हमारी समझ है, दिक्कत वहां है, परेशानी वहां है। और जब तक हम उसको डील नहीं करेंगे, वी हैव टू फाइट आवरसेल्व्स। हाउ डू वी लुक एट द पीपल ऑन द मार्जिन्स? जिस सब्जी वाले से हम सब्जी लेते हैं और उसका ना होना हमारे लिए अगर मायने नहीं रख रहा, तो हम जिंदा समाज नहीं है। मेरा मानना है कि वही प्रवृत्ति कई दफा पुलिस ऑफिशियल्स में, अदर स्टेट ऑफिशियल्स में आ जाती है। और मैंने जो कहा उसको दोहरा रहा हूं। जब पुलिस ऑफिसर गाजियाबाद के बॉर्डर पे डील कर रहे थे, तो शायद उनको ये नहीं पता था कि ये जो लोग हैं ये क्रिमिनल नहीं हैं, ये चयन के लिए अपने मनोवैज्ञानिक स्पेस में जाना चाहते हैं, साइकोलॉजिकल स्पेस, चाहे वो 2000 किलोमीटर दूर हो। उनकी यात्रा उनको मीनिंगफुल लग रही थी, डिस्ट्रेस में था। इट वॉज डिस्ट्रेस एंड रिवर्स माइग्रेशन। लेकिन क्यों? शहर उनको रोक नहीं पाया, शहर ने उससे बात नहीं की उनसे, शहर ने उनको समझाने की कोशिश नहीं की। शहर ने अचानक पाया कि ये तो सरप्लस है, फिर आ जाएंगे। ये मार्क्सियन सेंस ऑफ सरप्लस लेबर नहीं है जो मैं कह रहा हूं। तो मेरा मानना है कि इस पेंडेमिक ने हमें बहुत चीज सिखाई। हमारे अंदर कितने दुर्गुण हैं वो हमारे सामने आ गई। लेट्स फाइट, लेट्स ऑल डील विद इट, लेट्स एक्सेप्ट दैट वी हैड दीज नास्टी थिंग्स इनसाइड अस, लेट्स एक्सेप्ट दैट वी नीड ए स्केपगोट फॉर एवरीथिंग। हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में कोई भी चीज होती है, हम स्केपगोट ढूंढते हैं। और स्केपगोटिंग बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आपने स्केपगोट ढूंढ लिया, हमारी आपकी जिम्मेवारी खत्म। लेकिन मेरा अभी भी मानना है, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल स्प्रे कर रहे हों, लाठी चला रहे हों, गाली गलौज कर रहे हों, गलती सिर्फ उनकी नहीं है। गलती एक उस समाज की है जिसने कभी गौर से देखा ही नहीं कि मेरे समाज का चरित्र क्या है और ये कैसे बेहतर हो सकता है। अगर इस प्रोग्राम के दौरान किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं। मैंने एक्सटेम्पोरे कुछ कहने की कोशिश की, कुछ सवाल पहले से आ गए थे और उन सवालों का मैंने जवाब दिया। और थैंक यू योग्य एम्पावरिंग सोसाइटी। कई एक कमेंट आ रहा है कि 91 से पहले, मैंने उन्हें शायद लगा होगा कि मैं 91 से पहले वाली परिस्थिति की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूरी दुनिया में नियो लिबरल इकोनॉमिक्स को लेकर के दोबारा बहस चल पड़ी है। अकेले हिंदुस्तान में नहीं, बर्नी सैंडर्स अमेरिका में, ही लॉस्ट टू अनदर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन। लेकिन वहां देखिए मुद्दे क्या उभर करके आ रहे हैं, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। नियो लिबरल इकोनॉमी के चरित्र में कुछ है ना। तो आज आप देखिए कि जो लोक स्वास्थ्य के केंद्र हैं, सारा इलाज वहां हो रहा है कमोवेश। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि हमारा मेजर इन्वेस्टमेंट पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब्जी बेचने का काम सरकार को करना चाहिए, नो। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर इसमें हमने पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया, भगवान न करे अगली महामारी आएगी, हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, जब वो एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारी स्वास्थ्य अधिसंरचना की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं इत्तेफाक रखता हूं। इसलिए आवश्यकता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में हमारा इन्वेस्टमेंट हो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, लोक स्वामित्व में हो, किसी बाजार के हाथ में नहीं हो। मैं बाजार का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं मार्केट शुड हैव अ ह्यूमन फेस। देखिए, एक सज्जन शादाब ने पूछा है कि टेस्ट क्यों कर। देखिए, एक तो हम सबको समझना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि 10 साल की सरकार या 15 साल की सरकार की गलती से हुआ। और 90 से, जो मैं लगातार कह रहा हूं, 90 से आप ये सोच के देखिए कि अपने जिले के सरकारी अस्पताल को देखिए। आम इंसान जो अफोर्ड कर सकता है वो पहली कोशिश में किसी प्राइवेट में जाना चाहता। क्यों? सरकारी अस्पतालों से सरकारों ने अपने आप को खींचना शुरू कर दिया, विड्रॉ करना शुरू कर दिया। मैं समझता हूं कि आज अगर कोरोना को लेकर के टेस्ट की बात होती है, मैं मानता हूं कि हमारे यहां टेस्ट बहुत कम हो रहा है, लेकिन जैसे मैं अपने राज्य की बात करूं, टेस्टिंग किट्स ही नहीं है, तो उसकी अवेलेबिलिटी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी आवश्यकता फौरी तौर पे आगे के लिए भी सोचे। और टेस्टिंग किट्स नहीं है इसका मतलब हमने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं। और बहरहाल इसलिए जो लॉकडाउन और ये सब, तो हम एहतियात बरत करके वायरस के स्प्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वहां भी कई लोग ये कह रहे हैं कि हमने कम्युनिटी बेस्ड ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, इसका कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास एविडेंस अभी नहीं है, लेकिन एविडेंस के लिए जो आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग होनी चाहिए, लेट्स होप इन कमिंग फ्यू डेज विदेशों से भी सरकार आयात कर रही है, वील हैव मोर ऑफ टेस्टिंग। लेकिन सबसे ज्यादा रिजॉल्व, जो मैं मुद्दे पे आता हूं, कोरोना से हम निकल जाएंगे। आई हैव दिस इंस्टिंक्ट। इंडिया हैज फॉट मच मोर डेडली डिजीज, वी हैव लॉस्ट पीपल बट वी हैव कम आउट। एक चीज है, अलग तरह के तो मुल्क हम हैं, धमकी कोई दे देते हैं, बावजूद उनके हम उनको दबा देते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम भी है थोड़ा बहुत। लेकिन कोरोना के दौरान हमने अपने समाज में ऐसी विकृतियां देखी हैं, कोरोना के मरीज का अपराधीकरण देखा है, उसकी वजह से लोग छत से कूद जाते हैं, छिपने की कोशिश करते हैं। ये डेमोनाइजेशन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल पॉजिटिव कोरोना केसेस is harming us as society, as people. Let's learn that when we are over with this pandemic, there are lots of other issues we need to tackle, take them head on, evolve as a better human society, a society which values everybody with dignity, irrespective of his religious, political, class affiliation. Thank you so much. Shukriya. Jai Hind. फिनिश एक है, कर दो ना। अच्छा, मेरे लैपटॉप पे खुला हुआ है। कर दो।